हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इकोनॉमिक सर्वे 2022 का चैप्टर नंबर 4 जो कि मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन है, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने चैप्टर 1, 2, 3 का डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इट इज ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, या फिर कैनरा बैंक इज द स्पॉन्सर विथ शेयर होल्डिंग ऑफ अप टू 12%। तीसरा स्टेटमेंट है, NARCL वुड बी कैपिटलाइज्ड थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट फ्रॉम वेरियस बैंक्स एंड विल हैव अ फिनाइट लाइफ ऑफ 5 years। या फिर इट में एक्वायर स्टेट एसेट्स ऑफ अबाउट 2 लाख करोड़ अप्रॉक्स इन मल्टीपल फेजेस। पहला है ऑन बाय प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, दूसरा है कैनरा बैंक स्पॉन्सरशिप, शेयर होल्डिंग ऑफ अप टू 12%, तीसरा है फिनाइट लाइफ ऑफ 5 years, चौथा या फिर एसेट्स ऑफ अबाउट 2 लाख करोड़। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इट इज ओन्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स, नॉट बाय प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्विस चैलेंज मेथड इज रिलेटेड टू। स्विस चैलेंज मेथड किससे रिलेटेड है? अ प्रोसेस ऑफ गिविंग कॉन्ट्रैक्ट्स टू प्राइवेट कंपनीज, या फिर अ मेथड ऑफ इम्पार्टिंग स्किल ट्रेनिंग टू यूथ, या फिर अ मेथड ऑफ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, या फिर अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग बिहेवियरल चेंजेस टू मेक गवर्नमेंट प्रोग्राम्स मोर इफेक्टिव। इसका करेक्ट आंसर है ए। स्विस चैलेंज मेथड क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ गिविंग कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब अगर गवर्नमेंट कोई पब्लिक प्रोजेक्ट पे वर्क करना चाहती है तो आप उसे अपना क्रेडेंशियल सबमिट करके वो आप उसे प्रपोजल दे सकते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट को काम कर सकता हूँ। जैसे अडानी अभी क्या है, पोर्ट के लिए बहुत सारा काम गवर्नमेंट का कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, पोर्ट फंक्शनिंग के लिए। तो उसी तरह आप किसी भी आप पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए प्रपोजल दे सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको ऑनलाइन लाएगी और दूसरे पर्सन उस पर फिर सजेशन देंगे टू इम्प्रूव करने के लिए। अगर मान लीजिए आपके प्रपोजल में या प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट प्लानिंग में कोई कमी रह गया तो वो मतलब वहाँ से अगर कोई इशू है उसमें तो वो दूसरे पर्सन के थ्रू वो ओवरकम हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट where a government invites bids for a public project and then publishes the bid before inviting competing counter proposals to either match or improve the initial proposal। मतलब जो आप प्रपोजल लेके गए हैं उसको फिर काउंटर करने के लिए एक नया बिड करेगी। मतलब आपको प्रपोजल के लिए फिर से इनिशिएटिव लिया जाएगा ताकि कोई आके सजेशन दे ताकि और इम्प्रूवमेंट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट UPI स्टैंडर्ड्स फॉर इट्स QR कोड। कौन सा पहला देश है जो UPI स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया है इस अपने QR कोड के लिए? सिंगापुर, मॉरिशस, भूटान, बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूटान। दैट वाज आल्सो इन न्यूज़। इट इज ऑल्सो द सेकेंड कंट्री आफ्टर सिंगापुर टू हैव भीम UPI एक्सेप्टेंस एट मर्चेंट लोकेशंस। मतलब ये सिंगापुर जो है पहला कंट्री है भीम UPI एक्सेप्टेंस का, बट भूटान जो है सेकेंड है आप भीम UPI एक्सेप्टेंस के लिए एट मर्चेंट लोकेशंस। ओके, और ये फर्स्ट कंट्री है UPI स्टैंडर्ड्स फॉर इस QR कोड को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर हाउ मच मनी पर डिपॉजिटर पर बैंक। मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर एक गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम लाया गया था जिसके तहत पर डिपॉजिटर पर बैंक में कितना मैक्सिमम अमाउंट इंश्योर्ड किया जाता है? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। इधर बैंक घोटाला बहुत सारा हो रहा था जिसमें से बहुत सारे बैंक, मतलब जैसे यस बैंक हुआ था अभी कुछ दिन पहले जिसके कारण बहुत सारे लोगों का पैसा, और PMC बैंक था जिसमें भी बहुत सारे लोगों का पैसा फंस गया था जिसपे फिर तो इस वजह से गवर्नमेंट क्या की है, एक स्कीम लाया जिसके तहत आपका पैसा डूबे नहीं। अगर बैंक दिवालिया भी हो जाएगा या ख़त्म भी हो जाएगा फिर भी आपका पैसा इंश्योर्ड रहेगा। तो मैक्सिमम कितना रुपये इंश्योर्ड रहेगा?
ये आपको बताना है 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 5 लाख। आफ्टर द अनाउंसमेंट इन द यूनियन बजट 2021, द डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर वाज इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख। पहले 1 लाख था, लेकिन इसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है पर डिपॉजिटर पर बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ई रूपी। ई रूपी जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसके अंदर बताना है कि आपको कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं पहले, इट इज़ इंडियाज फर्स्ट डिजिटल करेंसी। दूसरा है इट इज़ डेवलप्ड बाय द एनपीसीआई, मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो कौन सा, ये दोनों स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2, या नाइदर 1 nor 2। पहला है इट इज़ इंडियाज फर्स्ट डिजिटल करेंसी। दूसरा है इट इज़ बिन डेवलप्ड बाय द एनपीसीआई। ये दोनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2, या फिर नाइदर 1 nor 2। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओनली 2। देखते हैं यूपी के बारे में। इट इज़ अ कैशलेस एंड कॉन्टेक्टलेस इंस्ट्रूमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट डेवलप्ड बाई एनपीसीआई। ये क्या है, कैशलेस और कॉन्टेक्टलेस एक डिजिटल पेमेंट का मेथड है या मीडियम कह सकते हैं, जो डेवलप किया गया है एनपीसीआई के द्वारा। connects sponsors of the service with beneficiaries and service providers in a digital manner without any physical interface, मतलब without any physical contact। assured timely payment, मतलब इसमें कोई बिचौलिया काम नहीं करेगा, विदाउट एनी इंटरमीडियरी। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डिलीवरिंग सर्विसेज। इसमें कौन कौन सा सर्विसेज के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे प्रोवाइडिंग ड्रग्स एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट अंडर मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स, फिर टीवी रेडिकेशन प्रोग्राम के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन टर्म्स ऑफ डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के टर्म्स में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड विथ मार्च 2018 एज द बेस पीरियड। 2018 को बेस पीरियड माना गया है। इसके 5 ब्रॉड पैरामीटर्स होते हैं। इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय आरबीआई। इन तीनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है आपको बताना है। ओनली वन, ओनली टू, 1 and 3, या फिर 1 या फिर तीनों सही है। पहला ऑप्शन है ओनली वन, दूसरा है ओनली टू, या फिर तीसरा है 1 and 3, या फिर 1, 2, 3। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल आर करेक्ट। आरबीआई हैज कंस्ट्रक्टेड अ कंपोजिट डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स। ये क्यों, मतलब इसका क्या मकसद है, टू कैप्चर द एक्सटेंट ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स अक्रॉस द कंट्री। मतलब पेमेंट जो हम लोग करते हैं उसको डिजिटाइज करने के लिए। इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड विथ मार्च 2018 एज द बेस पीरियड। और इसके 5 पैरामीटर्स है कौन कौन। पेमेंट इनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 पार्ट है, डिमांड साइड फैक्टर और सप्लाई साइड फैक्टर्स। और फिर चौथा है पेमेंट परफॉर्मेंस, और पांचवा है कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्टर इज द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सेक्टर। कौन सा सेक्टर है जो लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ क्रेडिट का एनबीएफसी सेक्टर में। पहला है एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, दूसरा है रिटेल लोन्स, तीसरा है इंडस्ट्रीज, चौथा है सर्विसेज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडस्ट्री। देख लेते हैं ये फिगर, ये इकोनॉमिक सर्वे से ग्राफ दिया गया है इकोनॉमिक सर्वे में। तो इसमें देख लेते हैं 40 सितंबर 2021 तक देखते हैं, तो ये 40% जो है ये फिर इंडस्ट्री का है, और 28.6 जो है वो रिटेल लोन्स का है, फिर 12.3 जो है वो सर्विसेज का है, और 17.7 जो है अदर नॉन फूड क्रेडिट का है, और 1.4 एग्रीकल्चरल एंड एलाइड एक्टिविटीज। सबसे ज़्यादा किसका है, इंडस्ट्री का, 40। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या है, एन इजी वे ऑफ रेजिंग कैपिटल फ्रॉम ए फैक्टरिंग कंपनी बाय स्मॉल बिजनेसेस, या फिर सेलिंग ऑफ अकाउंट receivables on a contract basis for cash payment to a factor before it is due, या फिर an arrangement for raising short term money against prepaid expenses, या फिर a method of discounting of long term bills। आपको बताना है फैक्टरिंग क्या है। फैक्टरिंग का एग्जैक्ट डिफिनेशन, मतलब कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फैक्टरिंग को मेनली एक्सप्लेन करता है।
या डिफाइन करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेलिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर कैश पेमेंट टू ए फैक्टर बिफोर इट इज ड्यू। देखते हैं थोड़ा फैक्टरिंग के बारे में। इट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लिक्विडिटी वर्ल्ड वाइड, ये स्पेशली फॉर एमएसएमई सेक्टर के लिए, ठीक है। इट इज ए ट्रांजेक्शन वेयर एन एंटिटी सेल्स इट्स रिसीवेबल्स ड्यूज फ्रॉम ए कस्टमर टू ए थर्ड पार्टी। मतलब अगर किसी कस्टमर का ड्यू रह गया तो वो क्या करेगा, जो रिसिपिएंट मतलब मेन है, वो किसी और को दे देगा कि तुम ये रिकवर कर लेना, थर्ड पार्टी को दे देगा, फिर उसका वो फंड हो जाएगा, तो फिर वो रिकवर करेगा आपसे। ऑल और पार्ट ऑफ इनवॉइस कैन बी सोल्ड टू ए फैक्टर फॉर गेटिंग मनी इमीडिएटली एट कम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट। मतलब आप उस पर फिर आपका इंटरेस्ट रेट लागू हो जाएगा जिससे उसको फायदा हो जाएगा। द फैक्टर देन कलेक्ट्स पेमेंट्स फ्रॉम द बायर ऑफ गुड्स एंड अर्न्स ए कमीशन इन द फॉर्म ऑफ सम इंटरेस्ट। जैसा बताया, इंटरेस्ट उस पर फिर आपसे वसूला जाएगा एक्स्ट्रा, तो उसका बेनिफिट हो जाएगा, एक तरह से इसको कमीशन भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी अपॉइंटेड द यूके सीना कमिटी ऑन एमएसएमई। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या फिर बॉडी यूके सीना कमेटी ऑन एमएसएमई का अपॉइंट किया था? आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस, या फिर नीति आयोग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आरबीआई। आरबीआई कंस्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमिटी ऑन एमएसएमई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री यूके सिन्हा। यूके सिन्हा जो थे वो सेबी जो होता है ना, उसके चेयरमैन थे। इन जनवरी 2019 टू सजेस्ट लॉन्ग टर्म मेजर्स फॉर द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एमएसई सेक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन टर्म्स ऑफ मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल के टर्म्स में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है इट मेजर द स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस विद इन डेवलप्ड कंट्रीज। दूसरा स्टेटमेंट है इट कैप्चर्स मिड कैप टू लार्ज कैप कंपनीज इन 26 कंट्रीज अक्रॉस यूरोप एंड एशिया। तीसरा, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ओवर 13% ऑफ ग्लोबल कैपिटलाइजेशन। चौथा, इन्वेस्टर्स कैन परचेज द इंडेक्स थ्रू द MCSI मतलब MSCI मतलब मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल इमर्जिंग मार्केट एक्सचेंज ट्रेड फंड। ये चारों ऑप्शन में कौन सा इनकरेक्ट है ये आपको बताना है इन टर्म्स ऑफ मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल के टर्म्स में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यहाँ पर ऑप्शन में मैंने डेवलप्ड कंट्रीज दिया है, जबकि ये डेवलप्ड कंट्री नहीं होगा बल्कि इमर्जिंग कंट्रीज होगा। द MSCI Emerging Markets Index is used to measure the stock market performance within emerging countries, not in developed countries. Okay. Next question. Which state has maximum number of Atal Pension Yojana account? अटल पेंशन योजना अकाउंट सबसे ज़्यादा किस स्टेट में? बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूपी। देखते हैं टेबल में, यूपी में कितना है 51.9 लाख, बिहार में कितना है 32.7 लाख, थर्ड नंबर पर वेस्ट बंगाल, देन आफ्टर महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के टर्म्स में आप पहले स्टेटमेंट देखिए। इट सिग्निफाइज सर्कमस्टांसेस इन विच एन इंसॉल्वेंट डेब्टर हैज एसेट्स एंड और क्रेडिटर्स इन मोर देन वन कंट्री, या फिर डोमेस्टिक लॉ प्रिस्क्राइब्स प्रोसीड्यूर्स फॉर आइडेंटिफाइंग एंड लोकेटिंग द डेब्टर्स एसेट्स, या फिर IBC एट प्रेजेंट हैज नो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट टू रीस्ट्रक्चर द फर्म्स इन्वॉल्विंग क्रॉस बॉर्डर जुरिडिक्शंस। तो ये तीनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। ओके, ऑप्शन है 1, 2, 3 मतलब तीनों गलत है, दूसरा है 1 and 3, तीसरा है 2 and 3, या फिर चौथा है नन मतलब कोई भी गलत नहीं है। आप स्टेटमेंट देख लीजिए। इट सिग्निफाइज सर्कमस्टांसेस इन विच एन इंस्टॉलमेंट डेब्टर हैज एसेट्स और क्रेडिटर्स इन मोर देन वन कंट्री,
मतलब एक से ज़्यादा कंट्री में उसका कोई एसेट है, अगर कोई डेप्टर है तो। दूसरा है डोमेस्टिक लॉज, इस मतलब जो इसके अंदर लॉ बनाया गया है वो आइडेंटिफाई करता है और डेप्टर्स का एसेट्स और उसका लोकेशन को। तीसरा है एट प्रेजेंट इज ए नो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट टू रीस्ट्रक्चर द फर्म्स इन्वॉल्विंग क्रॉस बॉर्डर जुरिस्डिक्शंस। मतलब अगर कोई अदर कंट्री में अगर कोई एसेट है तो उसको फिर रीस्ट्रक्चर कर सकता है, ऐसा कोई भी इसके अंतर्गत स्टैंडर्ड लॉ नहीं बना है। तो इसका इनकरेक्ट पूछा हूँ मैंने, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। ओके, ऑल आर करेक्ट, मतलब तीनों के तीनों सही है। मतलब अगर किसी क्रेडिटर या डेप्टर का मोर देन वन कंट्री में एसेट है तो इसके अंतर्गत आता है। और ये प्रोसीड इसके अंदर लॉ बना हुआ है टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट द डेप्टर्स एसेट्स, बट इट हैज़ नो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट टू रीस्ट्रक्चर द फंड्स इन्वॉल्विंग क्रॉस बॉर्डर जुरिस्डिक्शंस। मैं जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपके अंदर कोई डाउट हो या क्वेरी हो या सजेशन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।